ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। और आज का चैप्टर है हम लोगों का महासागर का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज तापमान वितरण। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि जब महासागर में आप ऊपर से नीचे की तरफ गोता लगाना शुरू करोगे, है ना। ऊपर से नीचे की तरफ जब गोता आप लगाओगे बड़ी। तो आप जो देखोगे वो ऊर्ध्वाधर है। तब आपको पहले कहाँ पर गर्मी लगेगी, कहाँ पर ठंडी लगेगी, है ना, उसके हिसाब से आपसे पूछा जाए तो महासागर में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी। अगर हम महासागर में ऊपर से नीचे की ओर जाने लगें तो ठंडी लगेगी कि गर्मी लगेगी? कौन बताएगा भाई? ऐसे जनरल बताइए, क्या लगेगा? सपना, तुम बताओ। अगर हम महासागर में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो गर्मी लगेगी कि ठंडी लगेगी? सर ठंडी लगेगी, पानी ठंडा होगा तो। हाँ, ठंडा होगा पानी, क्योंकि ऊपर का जो 200 मीटर का पानी होता है, सूर्य की किरणें 200 मीटर के पानी तक औसतन पहुंचती हैं, है ना। उसके बाद नीचे नहीं जा पाती। तो इस कारण से ऊपर का जो 200 मीटर का पानी होता है वो गर्म होता है, और जैसे जैसे सरफेस से नीचे जाना शुरू करते हैं तापमान कम होना शुरू हो जाता है ना। तो ये हो गया ऊपर से नीचे यानी ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण। और समुद्र में हम ऐसे ऐसे चलें, मतलब विषुवत रेखा से, है ना, ध्रुवों की ओर दौड़ लगाएं, पानी की सतह के ऊपर अगर हम दौड़ लगाना शुरू करें तो तापमान हमें कहाँ कहाँ पर कैसे मिलेगा, है ना, इसकी जानकारी अगर हम जुटाते हैं तो क्या हो गया वो, किस तरह का वितरण हो गया? क्षैतिज वितरण हो गया। ठीक है, क्षैतिज वितरण हो गया। अभी हम लोग एक वीडियो देखेंगे और ओरिजिनल समुद्र का टूर करेंगे, और उसमें कहाँ कहाँ पे कैसे लाइव है ये भी हम थोड़ा सा देख पाएंगे। सबको सो हो रहा है? जिसको नहीं होगा यस बताइए। सर। ठीक, देखिए ये एक वीडियो है जिसमें हम लोग देख रहे हैं, है ना, समुद्र का पानी है, बहुत सारे जीव जंतु मछली यहाँ पर आपको तैरती हुई दिख रही हैं, है ना। और हम पहले भी जान चुके हैं कि हमारी पृथ्वी को लगभग 71% इन्होंने घेर रखा है, समुद्र ने घेर रखा है ना। ढेर सारे जीव जंतुओं के साथ में घेर रखा है। और ये 100 मीटर की गहराई तक सर्वाधिक जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। ज्यादातर जो 90% लाइफ है समुद्र की वो आपको 200 मीटर की गहराई जहां तक सूर्य की रोशनी जाती है वहां तक पाई जाती है। ठीक है। और हमारे समुद्र में, है ना, लगभग हमारे ये देखिए लहकता हुआ समुद्र है, कितना सुंदर खूबसूरत सा नजारा है। सूर्य की रोशनी ऐसे ही टर्बिडिटी के साथ में दिखाई देती है, एकदम प्रॉपर रोशनी नहीं दिखाई देती है ना। और अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे, कितना लाइफ है? 94%। यानी इस बात को समझिए, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, समुद्र और धरती सब मिला करके, है ना, तो यहाँ पर 94% जो जीव जंतु लाइफ है वो समुद्र के अंतर्गत। यानी हम सब पृथ्वी पर जितने भी हैं, सब जानवर मिला करके, जीव जंतु मिला करके कितने, 6% है केवल। यानी बहुत बड़ी लाइफ है समुद्र में, है ना। हम समुद्र के बारे में 5% से ज्यादा नहीं जानते, 5% से भी कम जानते हैं। इससे ज्यादा हम चंद्रमा के बारे में जानते हैं, इससे ज्यादा हम मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। समुद्र के बारे में हमारे पास कम इंफॉर्मेशन है ना। हर बार जब अधिक गहराई मिलती है, हर बार कहीं जाते हैं तो पता चलता है नहीं और गहरा है, कुछ और चीज मिलता है, नए जीव था। कभी कहते हैं कितनी गहराई जीव जंतु नहीं पाया जा सकता, लेकिन देखिए ओरिजिनल क्लिप शूट की गई है कि समुद्र की तली में भी विभिन्न प्रकार के जीवधारी मिले जिनको कभी पहले नहीं देखा गया था। तो यानी समुद्र हमारी सोच से भी ज्यादा रहस्यमयी है ना। चलिए, ये समुद्र में गोता लगा रहा है, ऊर्ध्वाधर इसे ही कहते हैं। ये जितना नीचे जाएगा ऊर्ध्वाधर तापमान और जैव विविधता को ये बताएगा। ये समुद्र की 40 मीटर की गहराई है ना। जब आप समुद्र में गोता लगाते हैं तो ये वो गहराई है, जब भी आप कूदोगे, है ना, आप 40 मीटर तक की गहराई तक ही जा पाओगे, है ना।
ऐसा नहीं कि आप बहुत भारी हो, आप बहुत नीचे चले जाओगे, 200 मीटर चले जाओगे, नहीं, है ना। आप समुद्र में जब कूदते हैं तो ये वो 40 मीटर की गहराई है, जहां तक आप बिना किसी स्कूबा डाइविंग के इक्विपमेंट के एंटर कर सकते हो, आराम से पहुंच सकते हो। बस सांस आपको बंद रखनी होगी, आप यहां तक चले जाओगे। अब यहां पर एक चीज और होती है, इस गहराई पर जो 30 से 40 मीटर की गहराई होती है, यहाँ पर नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। नाइट्रोजन गैस है जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ऐसा नहीं कि ओशन में नहीं पाई जाती, ओशन में भी, समुद्र में भी पाई जाती है। तो जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो नाइट्रोजन हमारे दिमाग पर यहाँ पर एक हेलुसिनेटिंग इफेक्ट डालती है। इसीलिए जो गोताखोर लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, इस गहराई पर, 40 मीटर की गहराई पर ज्यादा देर नहीं रुकते हैं, है ना। या तो ऊपर आ जाइए या तो एकदम नीचे चले जाइए। दूसरी चीज, कभी आप 40 मीटर की गहराई पर के नीचे गए हैं, स्कूबा डाइविंग किए हैं, तो भले ही मशीनरी पहने हों, लेकिन तुरंत ही ऊपर नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाएगा। क्योंकि हमारे बॉडी पर मतलब थोड़ी थोड़ी देर एक एक जगह पर रुकते हुए आया जाता है, डायरेक्ट कहीं सीधे नहीं निकल के आते हैं। क्योंकि अचानक से हमारा बॉडी पर, है ना, प्रेशर कम हो जाएगा, और जो नसें हैं वो फटने का डर होता है, हड्डियों के चटकने का डर होता है। इसलिए समुद्र में धीरे धीरे उतरा जाता है, और धीरे धीरे ही गहराई से ऊपर आया जाता है। कभी भी मान लीजिए आप शौकिया स्कूबा डाइविंग करने गए और वहां पर ना बताया जाए, तो इसको ध्यान में रखना है कि धीरे धीरे ही समुद्र में एक एक गहराई पर ऊपर और नीचे आया और जाया जाता है। सबसे ज्यादा खतरा होता है जब हाई प्रेशर से लो में आते हैं, यानी नीचे से जब ऊपर आना शुरू करते हैं तब ज्यादा खतरा होता है। तो ये जो नाइट्रोजन यहाँ पर कंसंट्रेशन अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये हमारे ऊपर एक हेलुसिनेटिंग इफेक्ट डालता है। यानी कि इस गहराई पर ज्यादा देर रुकने पर हमें बेहोशी, हिप्नोसिस जैसे होता है, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, है ना। ऐसी अवस्था में हमें पानी में कुछ अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दे सकता है, जो कि केवल हमारा भ्रम होगा, है ना। कुछ लोगों को भगवान दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को देवी देवता दिखाई देने लगते हैं, कुछ लोगों को लाइट का दरिया मतलब लगता है जैसे कोई प्रकट हो रहा है, ऐसे दिखाई देने लगता है। तो धीरे धीरे उससे, उसमें ट्रैप हो जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, है ना। फिर वो मर जाते हैं। इसलिए इस गहराई पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, या तो ऊपर चले जाओ या तो नीचे चले जाओ, नहीं तो ऊपर ही चले जाता है आदमी, है ना, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, एक्सेसिव नाइट्रोजन का ओवरडोज होता है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि ये वो गहराई है जहाँ पर आप आराम से इंटर कर सकते हैं। उसके नीचे का पार्ट देखते हैं क्या होता है। ये देखो कितनी सारी मछली उछली है यहाँ पे, है ना, सुंदर सुंदर, बहुत सारी जैव विविधता। ये देखो जा रहे हैं, है ना, बिना स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट के, है ना, 40 मीटर के नीचे नहीं जाया जा सकता है। अब अगर उसके नीचे जाना है तो ये पतवार उतवार बांधना पड़ेगा, है ना, सांस वाला इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा, तब जो है आप उसके नीचे जा सकते हैं। उसके नीचे भी लाइफ है। देखो ये सुंदर सुंदर कोरल रीफ हैं, प्रवाल भित्तियां हैं, जिन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। और 20% या से 25% महासागर की जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। मतलब कि महासागर में अगर 100 जीव हैं तो 25 केवल इन कोरल रीफ में पाए जाते हैं। ये क्रस्टेशियन है, मतलब मिट्टी के ऊपर रेंगते रहते हैं। ये व्हेल है ना, बड़ी सी शार्क मछली, है ना। ये सब आपको बहुत सारी जैव, मतलब समुद्र का 94% लाइफ यहाँ पर है। समुद्र का 94% जीवन वहां पर है। अब उसके नीचे जा रहे हैं, देखिए ये लोग स्पेशल इक्विपमेंट के साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह बांध करके, है ना, और विशेष युक्तियों के साथ में अब ये उसके नीचे जाएंगे तो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर तापमान बहुत तेजी से घटने लगता है ना, बहुत ही तेजी से, बहुत ठंडक, जैसे कि अंटार्कटिका पर ठंडक है उस तरह की ठंडक आपको देखने को मिलेगी। तापमान बहुत तेजी से नीचे घटना शुरू होता है। 200 मीटर से नीचे जब जाते हैं, है ना, तो अगर विषुवत रेखा में है तो 400 मीटर की गहराई में जैसे नीचे जाएंगे, इस तरह का नजारा आपको देखने को मिलेगा, अंधियारा, है ना। ये तैरते हुए कौन सा दिख रही, शार्क है, आ रही थी। 1000 मीटर की गहराई, है ना। ये वो गहराई है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी। अब इसी 1000 मीटर की गहराई के बाद तापमान अब धीमे धीमे, यानी एक चीज जान लीजिए, 400 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की गहराई तक तापमान अचानक से बहुत तेज गिरता है।
तो इस 400 मीटर से 1000 मीटर की गहराई के क्षेत्र को थर्मोक्लाइन का बेल्ट कहा जाता है। डायरेक्ट ही पूछा गया है कि थर्मोक्लाइन बेल्ट किसे कहते हैं। चार समुद्र में नीचे 400 से 1000 मीटर की गहराई को थर्मोक्लाइन बेल्ट कहते हैं। यहाँ तापमान बहुत तेजी से नीचे डाउन होता है, ठंडक बहुत अचानक तेजी से, क्योंकि ऊपर गर्मी है थोड़ा सा। तो इस तरह से भी हम लोग पढ़ेंगे 3 लेयर सिस्टम इन ओशन। अभी हम लोग केवल वीडियो देख रहे हैं बस, है ना, ताकि हमारा समुद्र से स्नेह पैदा हो, जुड़ाव पैदा हो, प्रेम पैदा हो समुद्र से, है ना। सिर्फ ये देखना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी चीजों को समझेंगे, देखेंगे। ये देखिए, अब 1000 मीटर के नीचे अंधियारा है एकदम, लेकिन यहां पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें एक विशेषता होती है, सेल्फ लाइट। इन्हें कहते हैं सिप्नोफोर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस कहीं पूछा जा सकता है कि सिप्नोफोर्स कौन से जानवर होते हैं। सिप्नोफोर, सिप्नोफोर ऐसे जानवर होते हैं जो समुद्र में 1000 मीटर की गहराई के नीचे पाए जाते हैं, और इनमें होती है सेल्फ लाइट, खुद का रोशनी। देखो समुद्र के नीचे कैसे जगमगा रहा है ना। जैसे जेलीफिश, जेलीफिश के बारे में जानते हैं आप लोग। जेलीफिश भी अंधियारे में टिमटिमाती है, उसमें सेल्फ लाइट होती है, ल्यूमिनेसेंसी होती है ना। और ये कैसे होता है, ये होते हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया, है ना, सिम्बियोटिकली अटैच होते हैं। यानी कि वो बैक्टीरिया लाइट पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो इनसे अटैच होते हैं, बैक्टीरिया को भोजन मिलता है और इस बदले में लाइट देते हैं। तो बात आ रही है लाइट देते हैं, तो इससे इनका क्या फायदा होता है। लाइट वहां कौन देखने वाला। वहां गहरे समुद्र में अंधियारे में अगर मान लो किसी जीव जंतु में लाइट चमक रही हो, बैक्टीरिया को से उस जीव को क्या फायदा होता होगा, जरा सोच के बताओ। सरस्वती आप बताइए जरा, क्या ही फायदा होता होगा अगर काफी गहराई पर किसी जानवर में लाइट चमक रही हो बैक्टीरिया के कारण, तो क्या सर होगा। अंधेरा है तो देखने में उनको सुविधा होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, देखने में एकदम सुविधा, नीचे। बिल्कुल देखने में सुविधा होगी। एक तो उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, इसके अलावा ये होता है कि हीट क्रिएट कर सकता है सर। दूसरे जो जानवर होते हैं, है ना, पानी के अंदर नीचे, वहां तो अंधियारा है, और लाइट वहां पर क्या होती है, रेयर, कुछ अट्रैक्टिव सी, है ना। तो जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जो मछलियां यहाँ इस गहराई पर पाई जाती हैं, वो देखती हैं, अरे वाह गजब है लाइट। जैसे अभी कहीं पर एकदम किसी अंधियारी जगह पर कहीं लुप लुप करके लाइट जले, तो सब लोग क्या करने लगेंगे, हम लोग भी, अरे ये क्या है, चलो देखते हैं, है ना, ऐसे होगा ना। देखने चले जाएंगे कि ये क्या है भैया, ये अचानक से आ रहा है, जल रहा है, वाह बड़ा सुंदर है ना। तो अब जो जीव जंतु उसको अट्रैक्ट हो जाते हैं, देखते हैं, तो ये जब वहां अट्रैक्ट होकर के आते हैं तो ये पकड़ के उनको खा लेती है ना। तो शिकार में, मतलब कि शिकार में इनको हेल्प कर रहा है, अट्रैक्ट कर, ल्योर, है ना, प्रलोभन दे रही है लाइट का। और उससे जानवर इसके पास नजदीक आते हैं और उन्हें आसानी से देख करके ट्रैप करके पकड़ के खा जाती है। तो शिकार में इनको फायदा हो रहा है, और बदले में बैक्टीरिया को इनके शरीर से पोषण मिल रहा है। ठीक है। तो क्या कहते हैं इन जीवों को, अभी नाम बताया, कहाँ पाए जाते हैं, सिफनोफोर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना सिफनोफोर किसे कहा जाता है। ये ये है ऐसे। ये जो है वीडियो, ये तो भाई स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट से शूट किया गया है। यहाँ पर सागर तलीम देखिए कितना ज्यादा। अब 1027 मीटर की गहराई है, 1000 मीटर को अब हम लोग क्रॉस कर गए हैं। ओरिजिनल दृश्य है, इसी तरह का रहता है। आप लाइट जलाओगे तब भी उसकी रोशनी नहीं आएगी ढंग की, इतना ज्यादा डेंसिटी है ना। प्रकाश बहुत ही मध्यम गति से यहाँ ट्रैप कर रहा है। यहाँ अंदर नीचे जमीन की तली में अगर आप देखोगे तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे रेंगने वाले जीव देखने को आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पर जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, वहां पर भी जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो रेंगते हैं, उनके बहुत सारे
हाथ पैर होते हैं। और गहराई पर जब जाते हैं तो बहुत बड़े जीव भी मिलते हैं, जैसे जाइंट ऑक्टोपस। ये जाइंट ऑक्टोपस है ना। इनकी साइज व्हेल से भी बड़ी होती है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इनमें भी अपनी सेल्फ लाइट होती है। बहुत बड़ा सा ऑक्टोपस इमेजिन करिए, है ना। ये देखिए, अब इस तरह के और भी जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें भी अपनी सेल्फ लाइट होती है, सिप्नोफोर टाइप के। 6100 मीटर की गहराई, ये वो गहराई होती है जो अमूमन जो बड़े गहरे महासागर हैं उनकी गहराई ये होती है ना। जैसे कौन सा महासागर है जो सबसे गहरा महासागर है, कोई बताए। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? कल ही चर्चा हुई थी, प्रशांत महासागर, जिसकी मैरियाना गर्त, ये यस देखिए, सर। मैरियाना गर्त है ना, सबसे गहरा बिंदु है। और जिसकी सबसे गहरा वाला पॉइंट का क्या नाम है मैरियाना गर्त का प्रशांत महासागर में? चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप है। चैलेंजर डीप है। और टोंगा, जो कार्माडेक टोंगा ट्रेंच थी दूसरे नंबर पर सबसे गहरी प्रशांत महासागर में ही, उसकी गहराई कितनी थी? उसकी गहराई का सबसे डीपेस्ट पॉइंट का क्या नाम था? 11,000 समथिंग। नहीं, उसका उसका नाम क्या था जो चैलेंजर डीप ट्रेंच का सबसे नीचे वाला पॉइंट हो गया, हैडल जोन हो गया। और कार्माडेक टोंगा ट्रेंच का सबसे नीचे वाला पॉइंट, डीपेस्ट पॉइंट का नाम क्या था? होराइजन डीप। होराइजन डीप, अपोलो, जिसमें अपोलो 13 का मलबा जिसमें आग गिरा था। ये सुंदर सा समुद्र के बीच एक कोरल एटॉल देखने को मिल रहा है। एटॉल यही होता है, चारों तरफ गोल गोल कोरल रीफ होते हैं, बीच में बड़ा ही खूबसूरत सा पानी होता है ना। और दिव्य नजारा होता है। ठीक है। इनसे कोई मतलब नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं, है ना, अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। संदीप, आज आ गए तुम? कल नहीं ज्वाइन कर पाए थे। संदीप भास्कर, चलिए। तो अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वही कि महासागर में हम तापमान को समझेंगे, कैसे तापमान वर्क करता है। तो इसको हम दो तरीके से देखें। जैसे कि अभी हम यहाँ पर ओशन बना लेते हैं। महासागर ज्यादा पुराने हैं कि महाद्वीप? महाद्वीप जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, कौन ज्यादा पुराना? बताओ भाई। महासागर ज्यादा पुराने हैं कि महाद्वीप ज्यादा पुराने हैं? महासागर। महासागर। महासागर कहाँ से पुराना हो गया? पानी बाद में आया था ना पृथ्वी पर, तो महाद्वीप ज्यादा पुराने हैं। ये महासागर। अब महासागर में, है ना, म्यूट कर लो संदीप। हाँ, महासागर में अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, है ना, और तब जो तापमान रिकॉर्ड करते हैं उसे कहा जाता है ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। और महासागर में अगर हम आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी जाते हैं, है ना, तो उसे हम लोग, जैसे मान लो कि ये
0 डिग्री है, इक्वेटर है, और ये है 90 डिग्री, यानी पोल है ना। 0 डिग्री है और 90 डिग्री पोल है। सूर्य की किरणें पोल्स पर क्या पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जबकि इक्वेटर पर क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं। इस कारण से विषुवत रेखा के निकट जो पानी होता है वो ज्यादा गर्म रहता है, और जैसे जैसे हम इधर से जाने लगते हैं ध्रुवों की तरफ, तापमान क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता है, इसका जो मेजरमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं क्षैतिज वितरण। तापमान का क्षैतिज वितरण, यानी कि हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मरीन वाटर, महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण। दोनों ही हमें आज इस चैप्टर में पढ़ना है, कैसे कैसे कहाँ पर क्या होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई ऐसा है जिसे ये बात ना समझ में आ रही हो कि हम पढ़ने क्या बैठे? क्लियर? आ गया? संदीप, इतना क्लियर हुआ? निशा? आ गया सर। हाँ, ठीक है। यस सर। आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसको, स्लाइड को। यहाँ पर आया, अभी वही पुरानी बात। महासागर पृथ्वी तक पहुंचने वाले 80% से अधिक सौर विकिरण को अवशोषित करता है। यानी कि पृथ्वी पर जितना सूर्य देवता अपनी कृपा निछावर करते हैं, है ना, उसका 80% हीट कौन खींच ले जा रहा है? समुद्र। सोचो अगर ये समुद्र नहीं होते तो पृथ्वी कितनी ज्यादा गर्म होती, है ना। और समुद्र नहीं होते तो रात में पृथ्वी कितनी ज्यादा ठंडी होती, क्योंकि समुद्र क्या करते हैं, तापमान को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। विशिष्ट ऊष्मा, है ना, भाप उठती है गुप्त ऊष्मा। तो इस तरह से हमारा वायुमंडल जो गर्म रहता है उसमें महासागर का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, 80% हीट ये खींच ले जा रहे हैं, और हम लोगों की 20% में ही पृथ्वी पर आती है, तो उसी में हालत खराब हो जाती है ना। जितना पृथ्वी पर आ रही है उसका 80% खींच ले जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से महासागर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, संदीप स्क्रीन पर मत लिखो, 70%, फिर तुम नहीं मान रहे हो, स्क्रीन पर मत लिखो 70। अगर एक बार कहने पर नहीं समझ में आएगा तो क्लास से बाहर कर दिया जाता है। 70%, 70% आपका कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2। जितना भी हम लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं, जितना भी ज्यादा हम लोग एटमॉस्फेयर में हम फॉसिल फ्यूल बर्निंग से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से कचरा फैला रहे हैं, 70% कार्बन डाइऑक्साइड ये महासागर खींच ले जाते हैं, जिसे कि कहा जाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इंग्लिश में। ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन सिंक जिसे कहा जाता है, कार्बन संग्रहण भी इसे कहा जाता है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ओशन। ठीक है, अब ओशन क्या करता होगा इनका? इसका दो काम करता है। एक तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, छोटे छोटे पादप प्लवक, बहुत नन्हे माइक्रोस्कोपिक, पानी में तैर रहे होते हैं, है ना, इन ये अपना भोजन बनाते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना खुद बनाते हैं। पानी में भी तो जीवन चलता है, उनको भी तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पौधों को, और फिर पानी में वो ऑक्सीजन मिक्स करते हैं, है ना, और इस तरह से पानी में बाकी फिर उनको खाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन होते हैं यानी पादप प्लवक, छोटे छोटे, ऊपर एकदम तैरते हैं ये, है ना, 100 मीटर की गहराई तक पादप प्लवक उनको खाते हैं। छोटे छोटे जंतु प्लवक खाते हैं, फिर उनको खाते हैं छोटी छोटी मछलियां, है ना, और कीड़े मकोड़े उनको खाएंगी बड़ी मछलियां।
तो इस तरह से वहां पर एक फूड चेन चल जाती है, जिसको सर्वाइवल के लिए 70% जो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये खींचता है, इंपॉर्टेंट है। बाकी बचा हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो समुद्र के पानी में घुल करके क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। अब एक चीज, अगर मान लीजिए आप भट्ठी वट्ठी जला करके, है ना, इंडस्ट्रीज चला करके ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हो, ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हो, तो ज्यादा मात्रा में समुद्र उसको खींचेगा और ज्यादा कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से जो समुद्र का पानी है उसका अम्लीकरण हो जाएगा और फिर जीव जंतु समुद्र के मरने लगेंगे, क्योंकि वो अम्लीय पानी में नहीं रह सकते, क्योंकि समुद्र का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। इसलिए यह भी, ओशन एसिडिफिकेशन भी एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। और इसलिए कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन से अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ये वाली बात आप आगे भी पढ़ोगे, इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में कार्बन संग्रहण पर बहुत डिटेल्ड लेक्चर है। फिलहाल अभी समझे रहो इतना, ये भी जरूरी है। ठीक है, इतना समझ में आया। कार्बन सिंक क्या होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है। आर्यन सैनी, सर क्लियर। बताओ क्या होता है, एक्सप्लेन करो। सर कार्बन सिंक वो होता है जो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है उसको वो सर उसको वो मतलब कि कैच कर लेता है और फिर ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बोनिक एसिड रिलीज करता है ओशन के अंदर। कौन, पौधा? यस सर, फाइटोप्लैंक्टन। गलत समझे हो, नहीं ये नहीं है। अभी देखो बताता हूँ, नीरू बताइए, कार्बन संग्रहण क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिंक क्या होता है, नीरू। चली गई क्या, है ही नहीं है तो। यस सर। बताओ क्या ये होता सर कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने की एक प्रोसेस है सर। है। हाँ, क्या होता है फिर उस प्रोसेस में, कैसे? अ, जितनी भी जो कार्बन की जो कार्बन को वो कम कर देता है सर हवा में, या फिर नहीं मजा आया। का, रुचि शुक्ला, तुम बताओ। किसी को नहीं समझ सर में? हाँ, कार्बन सिंक क्या होता है बताइए। कार्बन सिंक वो 70% कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करता है हम्म, और वो जो छोटे एब्जॉर्ब छोटे जो फॉर्मेट में जाता है वो क्या क्या है? छोटे छोटे पादप लौक को जो हम ना भोजन बनाते हैं, हम्म, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट। वो समुद्र के पानी को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता बनाता है। मतलब जो पौधे नहीं खा पाते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह, या फिर जो समुद्र में बहुत सारे तैर रहे हुए न्यूमेटोफोर होते हैं, न्यूमेटोफोर क्या करता है कि वो ऑक्सीजन लेता है। न्यूमेटोफोर एक पादप होता है जो ऑक्सीजन लेता है ना, उसको भी समझे रहना। एंजियोस्पर्म होते, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि पादप के अंतर्गत आती हैं, समुद्र में होती हैं, पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन जो नहीं ले पाते हैं, बच जाता है जो, वो समुद्र के पानी में, है ना, सूर्य के तापमान की उपस्थिति में रिएक्ट करके कार्बोनिक अम्ल के रूप में परिणत हो जाता है। तो यानी कि अगर आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करोगे तो कार्बन संग्रहण भी ज्यादा होगा। कार्बन संग्रहण ज्यादा होगा तो पानी में कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा।
और इससे पानी अम्लीय हो जाएगा। समुद्र का पानी खारा होना चाहिए, अल्कली होना चाहिए, है ना, लेकिन अब वो अम्लीय होने लगेगा। तो जीव जंतुओं के लिए वो एक प्रकार का क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा और उनकी मृत्यु होने लगेगी। यही होता है कार्बन सिंक। क्लियर, समझ में आ गई बात? कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आई हो? सबको आ गया? चलिए, हाँ, महासागरों के ऊपरी 10% हिस्से में पूरे वायुमंडल की तुलना में अधिक गर्मी होती है ना। ऊपर का जो 10% पार्ट है महासागर का, वही सबसे ज्यादा गर्म है ना। ये लगभग आपका ऊपरी 200 मीटर गहराई तक का पानी होता है, जो कि काफी गर्म होता है। उसके नीचे सब ठंडक 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 है। ठीक है, अब बात आती है कौन कौन सी चीजें हैं जो समुद्र के पानी के तापमान को प्रभावित करती हैं। ठीक है, जैसे समुद्र का पानी है, कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको गर्म करती होंगी और ठंडा करने में हेल्प करती होंगी। पहला चीज, लैटिट्यूड, अक्षांश मान, है ना। यानी जैसे जैसे अक्षांश मान बढ़ता जाएगा, समुद्र का पानी उतना ही ठंडा होता जाएगा। ये पृथ्वी, और यहाँ पर यह 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, और ये है ध्रुव। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से, ये है विषुवत रेखा, है ना, इक्वेटर, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और सूर्य देवता की किरणें तिरछी, यहाँ पर तिरछी पड़ रही है ना। तो इस साइड में भी ऐसे ही। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि इस जगह पर कोई होगा तो सूर्य की किरणें उसको तिरछी पड़ रही होंगी, लंबी पड़ रही होंगी, और यहाँ पर बहुत ठंडक, इस कारण से यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। जबकि यहाँ पर जो समुद्री पानी होगा वो काफी ज्यादा गर्म होगा, उसका तापमान ज्यादा होगा, और यहाँ पर जो पानी होगा वो पूरा जमा ही रहता है। जैसे यहाँ एक महासागर है जिसका नाम है आर्कटिक महासागर, है ना। तो वो पूरे साल बर्फ के रूप में जमा रहता है। यहाँ अंटार्कटिका है जो कि महाद्वीप है, लेकिन इसके ऊपर भी बर्फ की बड़ी मोटी सी चादर पूरे साल उसको ढके रहती है। ठीक है, एकदम बर्फ से ढका रहता है। तो ये दोनों परमाफ्रास्ट रीजन है, मतलब हमेशा जमे रहने वाले रीजन है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो यानी पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो गया, अक्षांश मान, जो कि तापमान को नियंत्रित करता है महासागर। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है प्रचलित हवाएं। जो हवाएं चलती हैं समुद्र के ऊपर, है ना, हवाएं क्या करती हैं, कभी हम लोग महसूस करते हैं ना, जैसे हम लोग बैठे हैं, कभी गर्म हवा आती है तो हम लोग कहते हैं हाय राम बड़ी गर्म हवा है, लू चल रही है ना। तो गर्म हवा हमें क्या कर देती है, गर्म कर देती है। इसी तरह से ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, शीत लहर, और जब आके हमसे टकराती है तो कहते हैं हाय राम बहुत ठंडी लग रही है ना। तो यानी कि इसी तरह से ये जो ठंडी हवा अगर कहीं समुद्र में चलेगी, समुद्र के ऊपर से ठंडी हवा चलेगी, तो वहां पर पानी को क्या कर देगी, ठंडा। और गर्म हवा कहीं पर चलेगी समुद्र में तो वो पानी को कर देगी गर्म। तो ये भी प्रभावित करती है। ऑप्शन मान लो दे दे, या फिर इस तरह के मेंस के क्वेश्चन बन जाएंगे, तो सब लिखने में ऐसे डाल डाल करके हेडिंग लिखना होगा आपको। ठीक है, तीसरा है भूमि और जल का असमान वितरण। कहीं कहीं पर स्थल खंड जो है ना, स्थल खंड जो है वो ज्यादा है, और कहीं कहीं पर स्थल खंड कम है। तो स्थल खंड जो होते हैं वो तापमान को बहुत तेजी से खींचते हैं और तुरंत ही छोड़ भी देते हैं, यानी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। जबकि ओशन धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है।
तो अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। क्षैतिज वितरण महासागरों में उसमें ये ज्यादा प्रभावित करता है मामला। ठीक है, देखते हैं कैसे। लो लैटिट्यूड पर, जैसे मान लीजिए लघु अक्षांश है कोई, तो वहां पर जो सीमांत सागर होंगे, जैसे हमने बना दिया ये अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप बना दिया, ऐसे, है ना। तो जो सीमांतीय सागर होंगे, जैसे मान लीजिए ये है मैक्सिको खाड़ी, है ना, ये मैक्सिको खाड़ी और ये है अटलांटिक महासागर। और यह है मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ रही है, कर्क रेखा होकर के जा रही है। तो यहां पर ये इसे कहते हैं एक प्रकार का खुला महासागर। और ये है सीमांतीय सागर। तो ये बताइए कि अगर अक्षांश मान लो है, यानी सूर्य की किरणें यहां पर पड़ रही हैं, तो ये मैक्सिको की खाड़ी ज्यादा गर्म होगी या अटलांटिक महासागर ज्यादा गर्म होगा? दोनों में कौन ज्यादा गर्म होगा? आंसर करिए सोच करके। कौन ज्यादा गर्म होगा? इस तरह से यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत टिपिकल है, थोड़ी सी चीजों को समझना पड़ेगा बुद्धि लगा के। मैक्सिको की खाड़ी, हाँ सही उत्तर है। अगर अक्षांश मान निम्न है, यानी विषुवत रेखा के करीब का मामला है ना, तो वहां पर जो स्थल खंड से घिरे हुए सागर होते हैं वो ज्यादा गर्म होंगे तुलना में खुले महासागरों के। क्यों? क्योंकि ये स्थल खंड से घिरे हुए हैं, तो इस कारण से स्थल खंड की गर्मी महासागर की ओर बढ़ेगी, खींचेगी, यानी कॉन्टिनेंट की हीट ट्रांसफर हो जाएगी उसमें, तो इस कारण से वो ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये खुला महासागर है तो ये कम गर्म रहेगा। लेकिन यही अक्षांश मान ऊंचा हो, हाई लैटिट्यूड हो, उच्च अक्षांश हो, तो वहां पर स्थल खंड क्या होंगे? स्थल खंड ठंडे, यहाँ हडसन की खाड़ी बड़ी ठंडी है ना, तो यहां पर क्या होता है, स्थल खंड की ठंडी के कारण ये जो लैंड लॉक्ड सागर होते हैं वो ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, और खुले महासागरों की तुलना में जो सीमांतीय सागर होंगे उच्च अक्षांश पर वो ज्यादा ठंडे होंगे, जबकि निम्न अक्षांश पर वो ज्यादा गर्म होंगे। ये बात आपको दिमाग में याद रखनी है। ठीक है, ऐसे समझो इसको। आते हैं इसी तरह से, इसी तरह से अगर कोई एक ही अक्षांश पर कोई सागर हो वर्टिकली प्लेस्ड, ऐसे ऐसे, है ना, और कोई सागर हो हॉरिजेंटली प्लेस्ड, ऐसे ऐसे, यानी दो सागर है। एक सागर है ना, जो इधर 0 डिग्री से 90 डिग्री इधर है ना, तो ऐसे ऐसे, और कुछ सागर हैं जो ऐसे ऐसे हैं। इन दोनों में कौन ज्यादा गर्म होगा? कौन ज्यादा गर्म होगा? दोनों एक ही सीध में होते, बताइए, आंसर करने की कोशिश करिए। बी, हाँ बी ज्यादा गर्म होगा। क्यों? क्यों बी ज्यादा गर्म होगा? बताओ आर्यन सैनी, बी ज्यादा गर्म क्यों होगा? सर लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल सही है, सही उत्तर है। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक टेबल है,
ये एक टेबल है ना। अब इस टेबल पर हम जो है ऊपर एक लाइट जला देते हैं, इसके हीट लैंप। ठीक है, हीट लैंप एक हम यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग दो पात्र रखते हैं, है ना, कनस्तर, जिसमें भर के रखेंगे पानी। ठीक है, और एक कनस्तर सेम उतनी ही साइज का, इसमें भर के रखेंगे पानी, ऐसे, है ना। अब इसमें भर देते हैं पानी। ये है ए और ये है बी, है ना। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो कनस्तर ए है, इसके इस पार्ट पर तो ठीक ठाक हीट पड़ रही, लेकिन इस बाकी के पार्ट पर कम हीट पड़ रही, जबकि इस पर पूरे पूरे पार्ट पर बराबर हीट पड़ रही। तो इस कारण से जो बी वाला है, यानी जो हॉरिजेंटली प्लेस्ड ओशन है ना, अक्षांश पूरा पूरा उससे गुजर रहा है ना, तो वो ज्यादा गर्म होगा बजाय उसके जो वर्टिकली प्लेस्ड, ठीक है, सागर, लॉन्गिट्यूडिनली प्लेस्ड सागर। ये क्या हो गया, लैटिट्यूडनली प्लेस्ड है, और ये लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड है ना, ये ऐसे। अभी समझ में आया बात कि यहाँ क्या खेला चल रहा है? क्लियर हुआ मामला कि नहीं? कोई है जिसको यस सर। क्लियर ना हुआ हो? कोई भी बच्चा जिसको ना क्लियर हुआ हो तो हम दूसरे तरीके से समझाएं। नम्रता, ये बात समझ में आई कि ए वाला से बी वाला क्यों ज्यादा गर्म होगा? क्यों नम्रता? तू बोल भी नहीं करती। बोलना सीखो, है ना, कोशिश किया करो बोलने की, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगी जीवन में। अगर जो नहीं आवाज उठाता है वो पीछे रह जाता है। बोलने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वाष्पीकरण की दर, जहां पर वाष्पोत्सर्जन की दर वर्षण की दर से ज्यादा होगी, यानी पानी कम बरसता हो, रेट ऑफ इवोपरेशन इसको इंग्लिश में कहेंगे। एक ऐसी बारिश कम होती है लेकिन पानी भाप बन करके ज्यादा उड़ता है ना। जबकि एक दूसरा महासागर है जहां पर बारिश ज्यादा होती है, वाष्पोत्सर्जन की दर कम। ठीक है, तो ये बताओ कौन से वाले में पानी ज्यादा गर्म होगा? सर क्या? एक महासागर है जहां पर पानी कम बरसता है लेकिन भाप ज्यादा उठती है, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है। और कोई एक सागर है जहां पर वाष्पोत्सर्जन कम होता है लेकिन बारिश बहुत ज्यादा होती, पानी बरसता ज्यादा है वहां। सर जिसमें ज्यादा बारिश होगी वो तो गर्म नहीं होगा। वो गर्म रहेगा? नहीं होगा। नहीं ए, होगा। हाँ, पहले वाला। हाँ सही कहा, नहीं होगा। यही कारण है कि विषुवत रेखा के ठीक निकट का पानी ज्यादा गर्म नहीं होता, क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर बहुत ज्यादा बारिश होती है और लगातार फ्रेश वाटर की मिक्सिंग होती रहती है ना, इसी कारण से। ठीक है, तो 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पानी ज्यादा गर्म पाया जाता है,
कितने के, मतलब 0 डिग्री के पास पानी एकदम गर्म नहीं पाया जाता, है ना। 0 डिग्री के पास पानी क्यों नहीं गर्म पाया जाता, पूछा जाए कि भाई 0 डिग्री पर तो पूरे साल सूर्य की किरण पड़ रही है ना। लेकिन पानी सबसे ज्यादा गर्म पाया जा रहा है 20 से 30 डिग्री अक्षांशों पर, 0 डिग्री से दूर, है ना। जहां से कर्क रेखा होके जा रही है या जहां से मकर रेखा होके जा रही है वहां पर पाया जा रहा है ज्यादा गर्म। क्यों, उसका कारण है कि यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, बारिश कम होती है ना। जबकि यहाँ 0 डिग्री पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है। तो इस कारण से यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश के कारण सबसे ज्यादा तापमान यहाँ पर 0 डिग्री पर नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्लियर हुई ये बात कि नहीं? यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, पानी का घनत्व वहां के तापमान और वहां पर सैलिनिटी, लवणता कितनी है ना। समुद्र का तापमान कहाँ पर ज्यादा खारा होता है, तापमान वाला अगर समझ में आ गया तो सेम कॉन्सेप्ट आपके समुद्र के लवणता वाले टॉपिक पर भी लगने। ठीक है, तो जहां पर लवणता ज्यादा होगी पानी का डेंसिटी ज्यादा होगा, हाँ। तो जहां पर सैलिनिटी ज्यादा होगी वहां पर पानी ज्यादा गर्म होगा। पानी का घनत्व तो ये देखिए, उच्च लवणता वाले क्षेत्रों में समुद्र के पानी का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, और जहां पर फ्रेश वाटर होगा ज्यादा, है ना, वहां पर इसके कंपेरिजन में खारे पानी की तुलना में तापमान वहां पर कम होगा। अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, महासागरीय धाराएं। हमारे महासागरों में दो तरह की महासागरीय धाराएं चला करती, है ना। और ये महासागरीय धाराएं ही तापमान, जहां पर बहुत गर्म पानी है महासागरीय धाराएं उस गर्म पानी को उठा के लेके जाएंगी, ठंडे वाले से मिला देंगी, मिक्स कर देंगी, है ना। तो इस तरह से ये तापमान को कंट्रोल करती हैं, तापमान को नियंत्रित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि अगर किसी जगह पर गर्म महासागरीय धारा चलेगी तो पानी को गर्म कर देगी, और कहीं पर ठंडी महासागरीय धारा चलेगी तो वो पानी को क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। सिंपल बात है, जैसे हवा जो काम कर रही थी वही काम यहाँ पर महासागरीय धाराएं करती हैं। जैसे हम लोग बना लें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, 0 डिग्री। तो यहाँ पर चलती है गर्मा गर्म धारा, है ना, ये होती वार्म, गर्म, है ना, जिसे कहते हैं दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। ये सब आगे पढ़ेंगे, इतना जानो कि ऊपर चल रही है गर्म धारा, चलनी ही चाहिए क्योंकि 0 डिग्री है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है। और नीचे से इधर साइड में अंटार्कटिका है, पिघला हुआ पानी आता है, बर्फीला पानी आता है जो कि बड़ा बड़ा ठंडा होता है। तो ये भी जहां जहां बर्फ लेकर के जाएगा क्या करेगा, पानी को ठंडा ही तो करेगा। और ये जहां जहां चलेगी गर्म वाली धारा पानी को गर्म करती चलेगी, जगह को भी गर्म करती चलेगी, स्थल खंड को भी गर्म करती चलेगी, और जहां जहां से ये निकलेगी ठंडा करती चलेगी। फिर दोनों आपस में मिल जाएंगी, पानी को मिक्स करके गोल गोल ऐसे घुमाएंगी। तो ये जो महासागरीय धाराएं हैं ये समुद्र के तापमान को साम्यावस्था में लाने का भी प्रयत्न करती हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लियर हुई बात ये? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब कुछ लोकल यानी कि रीजनल फैक्टर भी होते हैं जो महासागरीय तापमान को प्रभावित करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है कि वो महासागर के तापमान को प्रभावित करते हैं।
है ना। जैसे कहीं पर पनडुब्बी पर्वतमाला, यानी ऐसे पर्वत या कटक जहां होती है ना, वो अगर होंगी तो पानी को वहां गर्म कर देंगी, है ना। ज्वालामुखी कहीं फूट रहा हो समुद्र में, है ना, इन कटकों पर भी ज्वालामुखी फूटता रहता है। पानी के नीचे अगर कहीं ज्वालामुखी फूट रहा है तो वहां पर तापमान गर्म हो जाएगा, है ना। मान लो समुद्र के ऊपर कहीं पर कई महीनों तक बादल छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं, तो सूर्य की किरणें वहां नीचे तक नहीं पहुंचने देगा, तो वहां पर भी ठंडी पड़ जाएगी, यानी स्थानीय मौसम, है ना। कहीं तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, तो वहां पर तापमान अचानक से गिर जाएगा, कहीं कोहरा है, कहीं बादल है ना। या फिर मान लीजिए कि ह्यूमन क्या कर दे रहा है, वहां पर किसी थर्मल पावर प्लांट का पानी छोड़ दे रहा है, किसी थर्मल पावर प्लांट की राख उठा के फेंक दे रहा है ना। तो उतनी दूर का जो पानी है, रीजनल फैक्टर, यानी ये स्थानीय छोटे कारक होते हैं, है ना, के कारण गर्म या ठंडा हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। हाँ, अब अगर आप तापमान वितरण समझ लेते हैं तो उससे आपको क्या क्या हेल्प मिलती है ना। इससे पता चलता है कि पानी की स्पीड कहाँ पर कैसे होगी। ठंडा पानी स्लो स्पीड और गर्म पानी ज्यादा स्पीड। ठीक है। दूसरी बात, महासागर की गहराई पर कहाँ पे जीवधारी कैसे पाए जा रहे हैं। जहां टेम्परेचर ज्यादा अच्छा होगा वहां पर ज्यादा अच्छा जैव विविधता देखने को मिलेगी। कोस्टल क्लाइमेट, गर्म पानी है समुद्र का तो वहां पर जलवायु दूसरी होगी स्थलखंड की, और ठंडा पानी जहां होगा वहां पर जलवायु दूसरी होगी, है ना। तो ये सब अध्ययन करने में आपको हेल्प मिलती है ये चैप्टर पढ़ने के बाद। अब आते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, थ्री लेयर सिस्टम है। ठीक है, थ्री लेयर सिस्टम है जिसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर लिखी गई। अगर हम महासागर में नीचे की ओर जाते हैं तो तापमान में कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये चीज हमें देखनी है। ये हम मान ले रहे हैं कि आपका 6 किलोमीटर की गहराई तक का एरिया है, और ये है एकदम ऊपर का एरिया, है ना। नाव बना देते हैं तो फील आ जाएगा, है ना। ये अब एकदम सतह पर जहां ये नाव है, यानी सरफेस, ठीक है, 0 मीटर, एकदम सतह समुद्र की, वहां से अब हमें नीचे की तरफ जाना है और तापमान नापते चलना है। यही है ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण। अभी जो हम लोग क्षैतिज पढ़ रहे थे कैसे था, है ना, ये ऊर्ध्वाधर तापमान है। क्षैतिज वाला फिर कभी थोड़ा सा बता दूंगा। यहाँ पर हम लोग जब ऊपर का पानी का तापमान नापते हैं तो लगभग 26.7 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता, इक्वेटर के निकट। वहीं से हम बेसिक मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, आधारभूत आकलन विषुवत रेखा से करते हैं। तो 26.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर के पानी का तापमान है। अब यहाँ पर 3 लेयर है। एक लेयर है 400 मीटर की गहराई तक, है ना, ये विषुवत रेखा पर है। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं ये ऊपर उठती चली जाएगी, क्योंकि फिर वहां पर तापमान क्या होता जाएगा, कम गहराई तक पहुंचता है। हम ये विषुवत रेखा औसतन 200 मीटर होता है, लेकिन विषुवत रेखा को उठाए हैं तो 400 मीटर रखें। ठीक है, 400 से 900 मीटर तक की गहराई, ये अलग लेयर होती है ना। फिर उसके बाद 900 मीटर से लेकर के समुद्र जहां तक गहरा हो, मान लीजिए 6 किलोमीटर तक गहरा है ना, तो वहां तक की हम मेजरमेंट ले रहे हैं। तो ये जो 0 से 400 मीटर का एरिया है,
यहाँ पर सूर्य की किरणें, है ना, एंटर कर पा रही हैं। तो यहाँ पर तो खूब सारी जैव विविधता देखने को मिलेगी। सागर का 94% जीव जंतु इसी पतली सी परत में पाया जाता। ठीक है, इसे कहते हैं फोटिक जोन, और एक गर्म पानी का क्षेत्र होता है। यहीं पर कोरल रीफ पाए जाते हैं, प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, मछली पाया जाता है, क्रस्टेशियंस पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ये सब पाए जाते हैं। इसे कहते हैं फोटिक जोन। यहाँ पर इसके नीचे तापमान बड़ी तेजी से घटने लगता है, बड़ी तेजी से तापमान डाउन होना शुरू करता है। तो वो लेयर जहां पर की तापमान, है ना, बड़ी तेजी से डाउन करना शुरू करता है, उसे कहा जाता है थर्मोक्लाइन। ठीक है, थर्मोक्लाइन। ठीक है, थर्मो मतलब तापमान, क्लाइन डिक्लाइन, यानी जहां से वो लेयर जिसमें कि तापमान बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है, उसे कहा जाता है थर्मोक्लाइन लेयर, जो फोटिक जोन के नीचे पाई जा रही है। ठीक है, उसके नीचे ये पूरा क्या है, एफोटिक जोन है, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, एफोटिक जोन। ठीक है, अप्रकाशीय क्षेत्र है, और इस कारण से यहाँ पर बहुत तेजी से तापमान नीचे 400 से 900 में गिर रहा है। अब तापमान गिरने के लिए होना भी तो चाहिए, है ना। अब जितना गिरना था गिर गया, और कितना गिरेगा, है ना। तो अब यहाँ से तापमान बहुत तेजी से नीचे गिरना बंद कर देता है, बहुत स्लो स्लो नीचे गिरना शुरू करता है, बहुत स्लो स्लो नीचे गिरना शुरू करता है। लेकिन एकदम तली में पहुंचने तक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए था, नहीं होता। उसका कारण है कि पृथ्वी के नीचे की जो हीट होती, पृथ्वी के नीचे की जो गर्मी है सतह की, उससे कुछ तापमान यहाँ पाया जाता है, जिससे कि तापमान एकदम 0 ना होकर के यहाँ लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर पाया जाता है, एकदम तली में। ये है डीप सी जोन, डीप सी जोन, है ना। यहीं पर ट्रेंचेस में भी और गहरे में पाया जाता है हैडाल जोन, है ना, जहाँ ट्रेंचेस होती एकदम गहरे में, है ना। तो यहाँ पर फिर इसका मतलब जीवन नहीं पाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं रही है, ठंडक भी बहुत ज्यादा है ना। लेकिन अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, ऐसे जीव जंतु पाए जा रहे थे जिनमें लाइट चमक रही थी, है ना। ये कहाँ से, ये कैसे, यहाँ पर तो प्रकाश संश्लेषण में प्लांट तो है ही नहीं कोई, तो कैसे जीवन चल रहा है। तो ये पृथ्वी पर वो जगह है, गहरे महासागरों की तली, जहां पर बिना पौधों के भी, है ना, जीवन चलता है। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर हैं वो प्लांट नहीं है, यहाँ पर पाए जाते हैं बहुत, मतलब माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिन्हें कहते थर्मो बैक्टीरिया। ठीक है, ऊष्मीय जीवाणु, ऐसे जीवाणु जो पृथ्वी की इनर हीट से जिंदा रहते हैं। अब इन जीवाणुओं को खाते हैं इनसे बड़े वाले, है ना, इन पर डिपेंड होते हैं इंसेक्ट कीड़े, है ना। उनसे भी बड़े वाले कीड़े, फिर उनसे बड़े वाले कीड़े, फिर आ जाती हैं छोटी मछलियां, क्रस्टेशियन जो वहां रेंग रहे हैं, और फिर उनसे बड़े वाले, फिर उनसे बड़े वाले, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं, है ना। यानी यहाँ पर फूड चेन फोटोसिंथेसिस से नहीं चल रही है, प्रकाश संश्लेषण से तो यहाँ चल रही है। यहाँ पर आपको पाया जा रहा है जीव जंतु, जो मतलब यहाँ पर आपका एंजियोस्पर्म भी हैं, न्यूमेटोफोर तैर रहे हैं, है ना। यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, यहाँ पर होता है केमोसिंथेसिस, यानी यहाँ होता है रासायनिक संश्लेषण होता है। ठीक है, केमोसिंथेसिस यहाँ पर होती है। ठीक है, डीप सी जोन में। तो ये था ऊर्ध्वाधर प्रकाश का वितरण।
इसमें किसी को ना समझ में आया हो तो फिर से पूछ लो। अगर पूछा जाए थर्मोक्लाइन लेयर की गहराई क्या होती है तो क्या बताएंगे मनीष? थर्मोक्लाइन लेयर की गहराई क्या होती है निशा? तुम लोग बोलने की कोशिश नहीं करोगे तो कभी आगे खुल उल नहीं पाओगे, है ना? जब तक बोलना नहीं सीखोगे, गलत सही कुछ भी बोलो, मुंह लिए बैठे रहोगे तो कभी ग्रोथ नहीं हो सकती। कोशिश करो। 900 किलोमीटर, 900 मीटर। हाँ, सही है। थर्मोक्लाइन लेयर में होता क्या है, बिल्कुल सही बताई हो, है ना? थर्मोक्लाइन लेयर में होता क्या है, क्या ऐसा खास चीज हो जाता है? फिर कोशिश करो, बताया तो सही था। सर यहाँ पे सूर्य की रोशनी कम रहती है। हाँ, तो फिर क्या होता है उसके कारण? यहां पर 400 से 900 मीटर की गहराई में तापमान अचानक से बहुत तेज नीचे गिरना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी कारण से थर्मो डिक्लाइन मतलब होता अवनमन, ताप अवनमन क्षेत्र है जहां पर तापमान बड़ी तेजी से नीचे गिरता है और 900 मीटर के बाद फिर तापमान धीमे धीमे नीचे गिरना शुरू होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। क्लियर हो गया यहां तक बात? ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण में क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं? उसमें का ट्रिपल है, थोड़ा बुद्धि लगेगा और यही समझे रहेंगे तो आगे दिमाग बड़ा हो पाएगा कि हम क्लाइमेटोलॉजी समझ पाए, है ना? ये देखिए, यही सब इसमें आपके नोट्स में दिया गया है, थर्मोक्लाइन लेयर क्या होती है ना? अब ये 100 मीटर कहीं, लेकिन विषुवत रेखा पर 400 से, है ना, 900 मीटर तक पाई जाती है ये, है ना? और जैसे जैसे हम जाने लगते हैं ध्रुवों की तरफ, ये थर्मोक्लाइन लेयर कम गहराई पर मिलना शुरू हो जाती है। थर्मोक्लाइन लेयर की गहराई, है ना, विषुवत रेखा पर ज्यादा गहरे पर और ध्रुवों पर कम गहराई पर शुरू हो जाती है। ठीक है, कितना परसेंट पानी थर्मोक्लाइन बेल्ट में है? 18% वाटर, समुद्र का 18% पानी, है ना? इसको 100 क्या 200 औसतन रखोगे तो ज्यादा ठीक है। औसतन ये जो है 200 मीटर की गहराई तक सूर्य की रोशनी समुद्र में पहुंचती है। और वही 1000 मीटर के नीचे आप पाते हो डीप सी जोन, गहरा महासागरीय क्षेत्र। ठीक है, ये था आपका ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण। ये देखिए, यही लेयर है जो अभी हमने वहां पर बनाया था। क्षैतिज तापमान वितरण, हॉरिजेंटल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर भी इक्वेटर के पास जो तापमान होता है लगभग 26.7 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो महासागर हैं उनका जो औसत तापमान होता है 19.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और कहीं पर फिक्स नहीं है। उत्तरी गोलार्ध का जो तापमान है वो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म होता है ना, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। अब यहाँ पर ये प्रश्न बनता है ना, कि उत्तरी गोलार्ध में जो पानी है समुद्र का वो लगभग 19.5 डिग्री सेल्सियस है ना? इधर जो पानी है ये ज्यादा गर्म है और इधर जो पानी है वो कम गर्म है। 19.5 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, यहाँ पर लगभग 17 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्यों? अगर पूछा जाए कि क्यों? सर लैंड मास ज्यादा होते हैं हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हाँ, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत सारे स्थल खंड हैं, है ना, बहुत सारे स्थल खंड हैं और स्थल खंड गर्म हो जाते हैं, वो अपनी हीट ट्रांसफर करते रहते हैं, है ना? और इधर दक्षिण में स्थल खंडों की बहुत कमी है। तो इस कारण से उत्तरी गोलार्ध का पानी ज्यादा गर्म रहता है
इसको ऐसे समझें, 2 कटोरी रखें सूर्य की धूप में, एक साथ 2 कटोरे एक बराबर साइज के रखें और उन दोनों में भर दें पानी। एक में डाल दें कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर एक में डाल दें, एक में कंकड़ पत्थर ना डालें। अब सूर्य की रोशनी जब इनके ऊपर पड़ेगी तो ये बताइए कौन सी ज्यादा गर्म होगी? ए वाला ज्यादा गर्म होगा कि बी वाला ज्यादा गर्म? बताइए। ए वाला। ए वाला गर्म होगा, बिल्कुल सही बताया। वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगा दो। ये वाला एक बाउल रख लो, इधर वाला समुद्र, इधर वाला समुद्र को दूसरा बाउल बी मान लो। इसमें जो कॉन्टिनेंट है इनको समझ लो, इसमें पड़े हुए जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं वही मान लो, है ना। इसी कारण से लगभग 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहता है इधर वाला पानी। और सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर पाई जाती है? 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। इक्वेटर का पानी एकदम ज्यादा गर्म नहीं रहता। उसका कारण अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या है कि यहाँ पर रेनफॉल कम है लेकिन वाष्पोत्सर्जन ज्यादा है। यहाँ पर बहुत बारिश होती रहती है 0 डिग्री पर, है ना, सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस कारण से यहाँ का पानी एकदम सबसे ज्यादा गर्म नहीं पाया जाता है। क्लियर? चलिए आ जाते हैं। ध्रुवों पर तापमान कितना गिर जाता है? अब यहाँ कौन कौन से लैटिट्यूड पर कितना तक तापमान रहता है ये पूछा नहीं जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। 20 डिग्री पर कितना पहुंच गया है? 22 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। और 40 डिग्री के अक्षांशों पर 14 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ठीक है। और पोल पर 90 डिग्री पर जब पहुंच जाते हैं तो ये तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा तापमान कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में समुद्र के पानी का अधिकतम और न्यूनतम वार्षिक तापमान, मतलब सबसे ज्यादा कब होता है? अगस्त के महीने में समुद्र का पानी सबसे ज्यादा गर्म होता है। और फरवरी के महीने में समुद्र का पानी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध के लिए इसको उल्टा कर देना, है ना। फरवरी में जो है सबसे ज्यादा ठंडा पानी उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तापमान की औसत वार्षिक सीमा कितनी है? ठीक है, सभी महासागरों का औसत ग्लोबल जो मीन टेम्परेचर है वो कितना होता है? 12 डिग्री सेल्सियस होता है। 12 डिग्री सेल्सियस, ये डायरेक्ट मान लो कभी पूछ ले तो 12 डिग्री सेल्सियस आप अपना याद रखिएगा। ये नहीं पूछा जाता, ये वाली बात नहीं पूछी जाती। कभी पूछा जाए कि हाँ उत्तरी गोलार्ध ज्यादा गर्म है दक्षिणी गोलार्ध से, क्यों, तो आपको पता चल गया है। वही चीज वहां पर कभी पूछी जाएगी। ध्रुवों पर 0 डिग्री सेल्सियस, वहां पूरा बर्फ जमी हुई है ना। तो ये था आपका साउथ वाला और नॉर्थ वाला, दोनों तरफ जो क्षैतिज महासागरीय तापमान का वितरण था, है ना, वो भी हम लोग कवर कर लिए। क्षैतिज में ही अंदर आता है ये बात कि जो खुले महासागर होते हैं लो लैटिट्यूड पर, ये बात लिख दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न अक्षांशों पर, निम्न अक्षांशों पर, है ना, सीमांत सागरों का तापमान, क्योंकि पेपर में पूछा गया, सीमांत सागरों का तापमान खुले महासागरों की तुलना में क्या होता है? क्या होता है भाई? अधिक होता है। अगर इसी को अक्षांश उच्च कर देंगे तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, सीमांत सागरों का तापमान फिर खुले महासागरों से कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, है ना, अक्षांशीय रूप से विस्तृत
विस्तृत महासागर, टेबल वाला जो पढ़ाया था, महासागरों का तापमान देशांतरीय विस्तृत महासागर या सागरों से, सागर लिख लो, ठीक है, देशांतरीय विस्तृत सागरों से अधिक होता है, अधिक होता है। यही वाला जो बात थी, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ए और बी, तो बी का तापमान ज्यादा बताया था, वही चीज यहाँ पे याद है। अच्छा, जहां पर नदी ज्यादा गिर रही हो, मान लो दो सागर हैं, एक ही तरीके के दोनों सागर हैं, है ना, दो सागर हैं, एक सागर ए है और एक दूसरा बी है, एक ही तरह है दोनों, लेकिन एक में नदियां ज्यादा गिरती हैं, तो ये बताइए, एक में कम नदी गिरती है, ए में नदी मान लो गिरती ही नहीं है ना, लेकिन बी में ज्यादा नदी गिरती है, जैसे काला सागर है, खूब सारी नदी गिरती है ना, तो जिस सागर में नदी ज्यादा गिरती है उसका तापमान ज्यादा होगा, या जिस सागर में नदी कम गिरती है उसका तापमान ज्यादा होगा? किसका तापमान ज्यादा होगा? सर ए का। जिसमें कम नदी गिरती है उसका? यस सर। गलत। जिसमें कम नदी गिर रही है ना, उसका पानी ज्यादा खारा होगा, क्योंकि नदी क्या लेके आ रही है? फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर लेके आ रही है तो वहां पर मिक्सिंग कर रही है, और मिक्सिंग के कारण क्या हो रहा है कि उस सागर का जो सैलिनिटी है, लवणता है, वो कम हो जाता है, तो इस कारण से वो कम हीट एब्जॉर्ब कर पाता, मतलब वो ठंडा होता है। जिस जिस सागर में कम नदियां गिरेंगी उसका तापमान और लवणता उस सागर जिसमें कि अधिक नदियां गिरती हैं, ठीक है, से ज्यादा होता है, और लवणता भी ज्यादा होती है, ठीक है। टेम्परेचर और सैलिनिटी दोनों जुड़वा भाई भाई, ठीक है, एक दूसरे को डायरेक्ट ही वो प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोगों का आज का ये चैप्टर जो था टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ये खत्म हुआ। अभी आज क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का है, तो हम चाहेंगे कि तुम लोग इस चैप्टर से जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें ढूंढो, और ग्रुप पर जो कुछ आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लो, और देखो कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनाए गए, और उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। डेली डेली तुम लोगों को हम बताते हैं कि ये किया करो, तुम लोग सोते रहते हो, है ना। अब थोड़ा सा दिमागी चैप्टर शुरू हो गए हैं, तो इसलिए आप लोगों को ऐसे सारे टॉपिक के डिस्कशन जरूर करते रहने चाहिए, है ना। और इसीलिए हमने कहा था कि जो वो भी खरीद लीजिए 10 साल का क्वेश्चन पेपर, जो है कैसे कैसे टॉपिक टॉपिक क्वेश्चन आए हैं, है ना, उसको देखते चलिए धीरे 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 धीरे, और वो तब पता चलेगा जब क्वेश्चन ग्रुप पर आप डिस्कस करेंगे, है ना, और उसमें आप पता चलेगा कि कितना आप कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, कितनी तरह के क्वेश्चन आए उन्हें ढूंढिए और डिस्कस करिए, ठीक है। तो ये टेम्परेचर वाला, और कल हम लोग सैलिनिटी पढ़ेंगे। इन इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन, इनसे घुमावदार क्वेश्चन थोड़ा बनते हैं, तो थोड़ा डिस्कस करके देखिए, क्वेश्चन ढूंढिए, और देखिए किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से टॉपिक से बने हुए हैं, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना हो, या आज का टॉपिक हम लोगों का समाप्त हो गया, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। सर ये जो थर्मोक्लाइन वाली लेयर है ये रिवर में भी देखने को मिलती है? नहीं, रिवर में नहीं देखने को मिलती, नदी इतनी गहरी कहाँ होती है, झीलों में, बहुत गहरी झीलों में देखने को, जैसे बैकाल झील है तो वहां देखने को पाओगे, जो गहरी झीलें होती हैं, बहुत ज्यादा गहरी झीलें होती हैं, है ना, उनमें आप पाओगे।
और कोई क्वेश्चन किसी को? मनीष, कुछ क्लियर हुआ भाई? चलिए, धन्यवाद।